अब जुल्म का जमाना बीतेगा रे बीतेगा, अब जुल्म का जमाना बीतेगा। महिलाओं पर अत्याचार घर में हो या घर के बाहर कोई नई बात नहीं। नई बात यह है कि आज की महिला इन अत्याचारों से लड़ने के लिए मार्ग ढूंढ रही है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है। लेकिन कई बार ये प्रयत्न सफल नहीं हो पाते। अक्सर वो अकेली पड़ जाती है या फिर उसे खटखटाने के लिए सही दरवाजे का पता नहीं होता। अत्याचारों का जवाब देने के लिए कई बार हमें पुलिस की मदद भी लेनी पड़ती है, पर हमारा अधूरा ज्ञान और समाज का डर हमें पुलिस तक जाने से रोकता है। इसलिए अपने अधिकारों का ज्ञान होना और ऐसे यंत्रणाओं का उपयोग करके अपनी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाना हमारी आवश्यकता बन गई है। अब सुधा की ही बात ले लो। आज 8 महीने हो गए। कल एक जगह पर बुलाया था तो कहा वो काम मेरे लायक नहीं। घर में बैठ के धौंस जमाना इनके लायक है बस। 8 महीनों से घर में खुद की एक फूटी कौड़ी नहीं आई है। आखिर लोगों से मांगे कब तक? और ये आज की बात नहीं, शादी को 13 साल हो गए। पहले पहले बात और थी, सोचा दोनों की ही तो बात है, निभा लेंगे। आज नौकरी है तो कल नहीं, 1 साल भी एक जगह पर नहीं टिकते हैं। अब 2 के 4 हो गए। इन दोनों का स्कूल, उनके कपड़े, डॉक्टर का खर्चा, महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। कब तक चलेगा ये? और ऊपर से रोज के झगड़े। पहले तो घर के लोग आते थे, समझाया बुझाया करते थे, पर आखिर उनके खुद के भी काम धंधे हैं उन्हें। रोज रोज का कौन आएगा समझाने? एक दिन उस निर्मला के साथ अनीता दीदी के पास भी गई थी। वो ऐसे मुश्किलों में कुछ रास्ता निकालती है ऐसा सुना था। उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन जाएंगे। तब तो हिम्मत नहीं हुई, पर आखिर कल वो नौबत आ ही गई। इसलिए आज सुबह ही बड़े गुस्से में गांव चले गए हैं अपने माँ बाप से मिलने। निर्मला कह रही थी उसने अनीता दीदी को कल की बात बता दी है। अनीता दीदी आज यहाँ आने वाली है तो शायद इधर होकर ही जाएगी। अरे दीदी आप आओ आओ। कैसी हो सुधा? बस ठीक हूँ, चल रहा है रोज का किस्सा। निर्मला बता रही थी कि कल तुम थाने गई थी, कुछ हुआ वहाँ? दीदी आपने तो बताया था वहाँ मदद मिलेगी, पर मुझे तो वो बेकार ही लग रहा है। क्यों, क्या हुआ वहाँ पर? बताओ तो सही। चली तो गई थी, पता भी नहीं था जाऊंगी कहाँ, मिलूंगी किसे और कहूंगी क्या। फिर वैसे ही आगे चली गई। एक तरफ एक बड़ा कमरा था, वहाँ थाने अमलदार लिखा था। एक साहब बैठे थे वहाँ, कंधे पर 2 फूल थे उनके। उन्होंने पूछा क्या काम है? बताने में झिझक हो रही थी, पर वैसे सब कुछ बता दिया। उन्होंने सुन तो लिया, पर फिर कहने लगे ये तो घर की बात है, अच्छा होगा अगर तुम घर में ही निपटा लो। हाँ, हम कंप्लेंट तो लिखवा सकते हैं, पर आगे कुछ नहीं कर सकते। और आखिर आगे कुछ करना है तो ये भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारी क्या गलतियाँ हुई है। हाँ, तुमने भी कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, ऐसा बोलने लगे। और फिर बाद में कहा डाली एक हाथ से थोड़ी ही बचती है। अब इस पे मैं क्या बोलूं दीदी, आप ही बता दो। वो तो उनकी ही कहते जा रहे थे, बीच में कुछ कहने का समय ही नहीं मिला। घर आने के बाद ऐसा लगा कि शायद मैं गलत आदमी से बात करके तो नहीं लौटी। क्या वही होते हैं साहब? थाने अमलदार का क्या मतलब? नहीं सुधा, तुम ठीक जगह ही गई थी, पर ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें पहले से ही मालूम कर लेनी चाहिए। पुलिस थाने के जिस हिस्से में कंप्लेंट लिखवाई जाती है उसे स्टेशन हाउस कहते हैं। हाँ। वहाँ पे बैठे हुए साहब को थाने अमलदार या ड्यूटी ऑफिसर कहते हैं। अच्छा। वो सब इंस्पेक्टर होते हैं। इसके कंधे पे 2 फूल होते हैं। हाँ। ऐसे 20-25 सब इंस्पेक्टर्स हर थाने में होते हैं।
और यही सब इंस्पेक्टर है जो पुलिस चौकी का भी कामकाज देखते हैं। पुलिस चौकी पुलिस स्टेशन की एक छोटी सी शाखा होती है। यहाँ पर हम किसी भी कठिनाई में तुरंत मदद मांगने के लिए जा सकते हैं। इन सब इंस्पेक्टरों के मदद के लिए होते हैं एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, पुलिस नाइक और पुलिस सिपाही। फिर सब इंस्पेक्टरों से बड़े होते हैं पुलिस इंस्पेक्टर। इनके कंधों पे 3 फूल होते हैं। ऐसे 4-5 इंस्पेक्टर हर पुलिस थाने में होते हैं और पूरे पुलिस थाने के प्रमुख होते हैं एक सीनियर इंस्पेक्टर। और देखो, हर पुलिस थाने के काम करने की अपनी एक सीमा रेखा होती है जिसे ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। पुलिस स्टेशन उन्हीं गुनाहों की पूछताछ कर सकती है जो इस सीमा रेखा के बीच हुए हो। ऐसे 2-3 पुलिस थानों को मिलाकर एक डिवीजन बनता है। इसके प्रमुख होते हैं एसीपी, एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और 2-3 ऐसे डिवीजन मिलाकर एक जोन बनता है। जोन के प्रमुख होते हैं डीसीपी यानी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और पूरे शहर के प्रमुख होते हैं कमिश्नर। सुविधा के लिए अपने शहर को ऐसे जोन या विभागों में विभाजित किया है। दीदी आपने तो मुझे और ही उलझा दिया। तो देखो, सबसे छोटी होती है पुलिस चौकी। इसका काम संभालता है पुलिस सब इंस्पेक्टर। ऐसी अनेक चौकियां जिसकी शाखा होती है वो होता है एक पुलिस थाना। इसके प्रमुख होते हैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा। ऐसे 2-3 पुलिस थानों का एक डिवीजन बनता है। प्रमुख होते हैं एसीपी। 2-3 डिवीजनों का बनता है एक जोन। उसका काम संभालते हैं डीसीपी। और बड़े शहरों में ऐसे कई जोन होते हैं तो पूरे शहर के प्रमुख कमिश्नर। पर ये सब जानने से क्या फ़ायदा? मेरी कंप्लेंट तो वैसी ही रह गई। सुनो तो, अगर पुलिस ने हमारी कंप्लेंट लेने से इनकार किया तो हम इन बड़े अफसरों के पास जा सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका भी है, हम अपना कहना एक अर्जी पे लिख के उसकी 2 कॉपियां बनवा के पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। ऐसी अर्जी को लेना पुलिस के लिए बंधनकारक होता है। इसमें से दूसरी कॉपी पे हम उनका स्टैंप लगवाने की मांग कर सकते हैं। इससे हमारे पास सबूत बन जाता है कि हमारी कॉपी उनके पास पहुंची है। अच्छा। इसके बाद थोड़े दिन राह देखकर हम हमारी कॉपी लेके फिर से उन्हें याद दिलवाने के लिए थाने जा सकते हैं और कार्रवाई की मांग भी कर सकते हैं। लेकिन दीदी, अगर मैं सही आदमी से मिली थी तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते? हाँ सुधा, तुमने जो कंप्लेंट लिखवाई है उसे एनसी कहते हैं, यानी नॉन कॉग्नाइजेबल कंप्लेंट। इसमें पुलिस के अधिकार मर्यादित होते हैं। वो तुम्हें सिर्फ एक पर्ची देते हैं जिसपे तुम्हारे कंप्लेंट का नंबर लिखा हुआ था। ये नंबर जतन करके रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नंबर तो दिया था, लेकिन एनसी करके मिलता क्या है? कुछ मामूली झगड़ों में पुलिस में एक एनसी देने से ही मामला मिट सकता है। लेकिन एनसी का बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर तुम्हारे इस मामूली झगड़े का रूपांतर कल एक बड़े गंभीर गुनाह में हो गया तो हम इस गुनाह के इतिहास का सबूत दे सकते हैं, जो गुनाह की पूछताछ में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इन गुनाहों को कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। इसमें पुलिस को फ़ौरन गिरफ्तार करने का हक है। अगर कोई औरत अपनी ज़िंदगी को खतरा महसूस कर रही हो तो वो इस प्रकार का कॉग्नाइजेबल ऑफेंस दर्ज करे। फिर पुलिस उस दूसरे व्यक्ति को फ़ौरन गिरफ्तार कर सकती है। इन गुनाहों में भी पुलिस हमें एक नंबर देती है। इसे कहते हैं सीआर नंबर या क्राइम रजिस्टर नंबर। औरत अगर जाने की स्थिति में न हो तो? हमारे पड़ोस वाली लक्ष्मी बेचारी आखिर तक सहती रही और जलकर मर गई। डॉक्टर को उसने बताया तक नहीं कि उसे तकलीफ थी, और माँ बाप भी क्या करते, चुप बैठे। लक्ष्मी के 2 बच्चे भी हैं। क्या ऐसी केस में भी पुलिस कुछ कर सकती है? कर सकती है। हर एक मृत्यु जो नैसर्गिक नहीं है उसे हॉस्पिटल में आते ही पुलिस केस बना दिया जाता है। हर सरकारी अस्पताल में पुलिस का एक कक्ष होता है जहां ऐसे केस अस्पताल में आते ही फ़ौरन खबर दी जाती है। हाँ, अगर लक्ष्मी ने उन्हें सच बताया होता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि औरत के कहने को सबसे महत्वपूर्ण सबूत माना जाता है। लेकिन अगर बाद में भी अगर उसके रिश्तेदारों ने उन्हें बताया कि उन्हें ये मृत्यु साधारण नहीं लगता तो भी पुलिस केस दर्ज कर सकती है। और महाराष्ट्र में तो पुलिस को ऐसे आदेश हैं कि किसी भी औरत का मृत्यु अगर शादी के 7 वर्षों के अंदर हुआ है तो पुलिस उसकी कार्रवाई खुद केस बना के भी कर सकती है। पर अगर सभी रिश्तेदार चुप बैठे और किसी दूसरे ने ही बताया कि ऐसे मृत्यु हुआ है
अगर ऐसे किसी केस का पता हमें चला तो हम पुलिस को खबर भेज सकते हैं, खुद जाकर या खत से भी। अगर तुम्हें ये डर है कि पुलिस तक जाने से तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी तो तुम बेनामी खत भी भेज सकती हो। इस आधार पर भी पुलिस उस स्थल पर जाकर पूछताछ कर सकती है। दुर्घटना की मिली हुई किसी भी पहली खबर को FIR कहते हैं, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर खबर देने वाली व्यक्ति खुद मौजूद हो तो FIR पर उसकी दस्तखत ली जाती है। इसकी एक कॉपी पुलिस ने हमको देनी चाहिए। इसका मतलब है पुलिस खुद की जिम्मेदारी पर भी किसी दुर्घटना की जांच कर सकती है ना? बिल्कुल सही। और सुनो, अगर दुर्घटना की खबर पुलिस को जल्दी पहुंचाई गई तो पुलिस उस स्थल पर जाकर वहां के हालात देखते हैं, जैसे उस स्थल पर की स्थिति, वहां पर गिरी हुई या मौजूद वस्तुएं, उस कमरे की रचना इत्यादि। ये सब वर्णन 5 पंचों के सामने लिखा जाता है और उन पंचों के उस पर दस्तखत भी लिए जाते हैं। इसे कहते हैं पंचनामा। लेकिन पुलिस अगर हॉस्पिटल में ही मिले तो तब तक तो घर के लोग सब उस परिस्थिति को ठीक ठाक करके रख देंगे। फिर मृत व्यक्ति की पूरी तरह से जांच की जाती है। इसे पोस्टमार्टम कहते हैं। हर एक अनैसर्गिक मृत्यु में शरीर को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर के पास भेजा ही जाता है। पोस्टमार्टम में शरीर की बाहर से भी पूरी तरह से जांच की जाती है और फिर उसका विच्छेदन भी किया जाता है। इसके लिए जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कॉरोनर कहते हैं। इस तरह की जांच का हेतु ये है कि अगर शरीर पर कोई घाव हो या अंदर के किसी अवयव को चोट पहुंची हो तो उसका पता चले। ज़रूरत हो तो पेट के विविध अंतर्भागों को परीक्षा के लिए भेजा जाता है ताकि ये पता चले कि मृत व्यक्ति को कहीं जहर तो नहीं दिया गया। इस परीक्षा को केमिकल एनालिसिस कहते हैं। इन दोनों के रिपोर्ट हमको पुलिस से नहीं बल्कि कॉरोनर्स कोर्ट नामक एक कोर्ट से मिलते हैं। इसके लिए वहाँ अर्जी करना ज़रूरी होता है। पर अड़ोसी पड़ोसी और पहचान वालों से भी पूछताछ की जाती है ना? इन सब रिपोर्टों को आने में देर लगती है। इसके बीच पुलिस उस औरत ने पहली की हुई NC कंप्लेंट्स, उसने अपने माँ बाप या रिश्तेदारों को, सहेलियों को लिखे हुए खत इत्यादि सबूत अपने कब्जे में लेती है। इन सब को इस गुनाह के इतिहास के विषय में जो भी पता हो वो सब पुलिस खुद लिख लेती है। इसे कहते हैं स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स पर कहने वाले के हस्ताक्षर का होना ज़रूरी नहीं होता। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स, FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, पंचनामा इत्यादि से धीरे धीरे पुलिस केस की पूछताछ पूरी करती है। तब तक वो आदमी क्या जेल में ही रहता है? नहीं सुधा, इस प्रकार के कॉग्नाइजेबल गुनाहों में पुलिस गिरफ्तार तो फौरन कर सकती है, पर उसे सज़ा देना पुलिस का काम नहीं। पुलिस उसे गिरफ्तार करके मैजिस्ट्रेट के सामने लाती है। अक्सर मैजिस्ट्रेट इस आदमी को बेल पे छोड़ देते हैं। अगर कोई अन्य नागरिक इस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो उसे ज़मानत पे छोड़ा जाता है। ज़मानत के स्वरूप में कुछ रकम कोर्ट में भरनी पड़ती है और उस आदमी के लिए ये बंधन कारक है कि जब भी कोर्ट बुलाए वो हाजिर हो जाए। तो सज़ा कब होती है? बताती हूँ। ये सब पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस सब कागजात कोर्ट में भेजते हैं। इसकी खबर हमें दी जाती है। वैसे ही जिसके खिलाफ केस है उसे भी ये बताया जाता है कि उस पर कौन कौन से गुनाह दर्ज किए गए हैं। इसे चार्जशीट कहते हैं। ये चार्जशीट भेजने पर पुलिस का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर मैजिस्ट्रेट निर्णय देते हैं। यानी पुलिस का काम सिर्फ सबूत इकट्ठा करने का? हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन आज तक मैंने देखा भी नहीं और सुना भी नहीं किसी आदमी को सज़ा होते हुए। क्या अब तक किसी भी केस में पुलिस ठीक तरह से सबूत इकट्ठा कर नहीं पाई है क्या? यही तो सोचने की बात है। इसलिए पुलिस के मदद के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना हमारा कर्तव्य भी है। मतलब पुलिस के बारे में जैसे हमारे कुछ अधिकार है वैसे कुछ कर्तव्य भी है ना? हाँ, पुलिस के प्रति हमारे और भी कुछ अधिकार हैं। अगर कभी हम पर गिरफ्तार हो जाने की या आरोपी बनने की नौबत आए तो याद रहे, महाराष्ट्र के लिए किसी भी महिला को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद थाने नहीं बुलाया जाए। अगर इतनी ही ज़रूरत हो तो महिला पुलिस वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, वरना हम जाने से इनकार कर सकते हैं। महिला आरोपी को महिला पुलिस के बंदोबस्त में ही रखा जाए। उन्हें पुरुष गुनहगारों से अलग रखें। और पूरे भारत के लिए महिला आरोपी की कानूनी जांच सिर्फ महिला पुलिस कर सकती है। महिला आरोपी की डॉक्टरी जांच सिर्फ महिला डॉक्टर ही कर सकती है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पहले तो ये सब जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मालूम होने पर
पुलिस का डर भी थोड़ा कम हो गया है। पुलिस के साथ बात करने में हिम्मत भी आ गई है। अगर ये बातें हम सभी को मालूम हो जाए तो पुलिस भी हमें डरा नहीं सकेगी, है ना? सही बात है। धन्यवाद दीदी। अब तो आपको बार बार तकलीफ नहीं देंगे। हम सब सहेलियां मिलकर ही कुछ रास्ता निकालेंगे। आखिर ज्ञान से ही तो शक्ति बढ़ती है, पर सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं। ऐसे गुनाह बड़े नाजुक होते हैं। अक्सर समाज के बंधन, हमारे संस्कार भी हमें पुलिस तक आने से रोकते हैं। इसलिए हमें अपने आप संगठित होकर इस प्रकार के गुनाहों के खिलाफ लड़ना उतना ही जरूरी है। पुलिस पर या कानून पर जिम्मेदारी छोड़ के हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें अपने आप को इन झूठे बंधनों से अलग करना होगा। इनके खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे को आधार देना होगा। अब जुल्म का जमाना बीतेगा रे बीतेगा, जुल्म का जमाना बीतेगा। अब जुल्म का जमाना बीतेगा रे बीतेगा, जुल्म का जमाना बीतेगा। अब जुल्म का जमाना बीतेगा रे बीतेगा, जुल्म का जमाना बीतेगा। अब जुल्म का जमाना